सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश में ऐसा मानपत्र हम आपके समक्ष रखेंगे जो मानपत्र यहाँ पर नागपुर में दिया गया, नागपुर पालिका की तरफ से, जहाँ पर बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण किया। और ये 15 अक्टूबर 1956 का पूरा घटनाक्रम है, जिसमें सबसे पहले बाबा साहब को एक मानपत्र दिया जाता है। और उस मानपत्र में बाबा साहब का शुरुआत से लेकर पूरे जीवन संघर्ष को बहुत ही संग्रह किया गया है, बहुत अच्छे ढंग से संकलन किया गया। मेरे साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं बाबा साहब के जीवन का संपूर्ण संघर्ष, तो आज के इस मानपत्र को शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप सुन लीजिए, देख लीजिए। हम आपके समक्ष बिना विलंब के सीधे मानपत्र को आपके समक्ष रखते हैं, जो बाबा साहब को 15 अक्टूबर 1956 को दिया गया था नागपुर कारपोरेशन की तरफ से। आइए हम लेकर चल रहे हैं आपको मानपत्र की तरफ, लेकिन एक निवेदन है आपसे हमारा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह अंबेडकर संदेश यहाँ पर मिलता है आपको, जिसमें बाबा साहब का स्पीच या बाबा साहब का एक शानदार लेख संक्षिप्त 10 से 15 मिनट के वीडियो के अंतर्गत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए अब देखते हैं क्या कुछ है मानपत्र। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय, राजनीति में भक्ति अगर विभूति पूजा की जगह लेती है तो तानाशाही निर्माण होने का खतरा पैदा हो जाता है। सामान्य साथियों, विषय यही है, लेकिन आज हम मानपत्र आपके समक्ष रखेंगे। कल के अंबेडकर संदेश में जब बाबा साहब का स्पीच हम आपके समक्ष रखेंगे तो ये विषय जरूर आएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें 463 से 465 तक। पहला भाग, 15 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर कारपोरेशन की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में शहर के सभी नगरपालक और प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। सम्मान के लिए खास मंच का प्रबंध किया गया था। ये समारोह 6 बजे, शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच संपन्न हुआ। पहले नागपुर कारपोरेशन के मेयर आयुष्मान समर्थ ने मुद्रित प्रशस्ति पत्र पढ़कर सुनाया। मानपत्र में क्या कुछ था ये हम आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के कितने कार्यक्रम हुए। 15 अक्टूबर 1956 को सबसे पहले बाबा साहब सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का शानदार स्पीच देते हैं नागपुर में, जहां पर बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण किया गया था बाबा साहब के द्वारा और 5 से 6 लाख लोगों के द्वारा। वहाँ पर सबसे पहले बाबा साहब स्पीच देते हैं। इसके बाद शाम 5:30 बजे मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से बाबा साहब का सम्मान किया जाता है। बाबा साहब वहाँ पर भी ठीक 5:30 बजे अपना संबोधन देते हैं। लगभग आधे घंटे का संबोधन वहाँ पर देते हैं बाबा साहब। और इसके बाद 6 बजे, शाम 6 बजे के बाद में 6 बजे से 8 बजे के बीच में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बाबा साहब का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। मानपत्र बाबा साहब को दिया जाता है और उसके बाद में बाबा साहब संबोधित भी करते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में मानपत्र, ये लीजिए मानपत्र हम आपके समक्ष रख रहे हैं। भारतीय बहुजन समाज की मूक भावनाओं को साकार मूर्ति सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर MA PhD DSc बार एट ला, ये बाबा साहब की उपाधियां हैं। शिक्षा है, उच्च शिक्षा है। आप जैसे समाज सुधारक, ज्ञानी और विधि विज्ञ पंडित का स्वागत करने का सौभाग्य नागपुर की जनता को मिला, इसका हमें परम हर्ष हो रहा है। वैसे देखा जाए तो नागपुर शहर से आपका घनिष्ठ संबंध रहा है। महान परिश्रम से विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद आपने 1930 में इसी शहर में
अस्पृश्य जनता परिषद बुलाकर देश की अस्पृश्य जनता का मार्गदर्शन किया था। यहीं से आपके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। इसी नगर में 1942 में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण कर अस्पृश्य समाज की राजनीतिक आकांक्षाओं का निनाद आपने पूरे भारतवर्ष में पहली बार पहुंचाया और आज इसी नगर में अपने उत्तर जीवन में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर आपने अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके बहुमुखी जीवन पर नज़र डालें तो पता चलता है कि आपका पिंड प्रगाढ़ पंडित का होने के बावजूद इसे केवल तार्किक विवेचन तक सीमित न रखकर प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र में भी आपने स्वयं को साबित किया। कई शतकों से धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में पीड़ित अस्पृश्य समाज के मूक और करुण चित्कारों से आपका हृदय पिघला और आपने अनवरत उनकी सेवा का व्रत धारण किया। महाड़ का चबदार तालाब सत्याग्रह, नासिक का काला राम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, ऐसे कितने ही प्रसंगों ने आपकी अग्नि परीक्षा ली और आपके जीवन को और उज्जवल बनाया है। वनी तो चेत बाबा रे, चेत बिताची चेत तो केल्याने होत आहे रे, आधी कैलची पाइजे। इसका अर्थ है आग जलानी पड़ती है, जलाने से ही आग जलती है, किए से ही सब होता है, पहले करना पड़ता है। इस उक्त के अनुसार अस्पृश्य समाज की आत्मा आपके अविरत परिश्रमों से जागी और उसने अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आपके नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत की। इसी के फलस्वरूप लंदन शहर में बुलाई गई गोलमेज परिषद में अस्पृश्य समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल आपको चुना गया। गोलमेज परिषद में आपका काम अति प्रशंसनीय रहा है। अपने इन असामान्य गुणों के कारण ही 1942 में उस वक्त के भारत सरकार ने आपकी श्रम मंत्री के तौर पर नियुक्त की और आपने जिम्मेदारी बेहतरीन ढंग से संभाली। श्रमजीवी वर्ग की आपने अपरिमित सेवा की। परतंत्रता की अंधेरी रात के बाद भारत के क्षितिज पर आज़ादी के सूरज का उदय हुआ। आज़ादी के सूरज के प्रकाश से हर भारतीय का जीवन तेजोमय हो, इसलिए भारतीय सार्वभौम गणराज्य का संविधान बनाने की बात तय हुई। संविधान समिति की जगह मसौदा समिति होना चाहिए था, ये संपादक कहते हैं। मैं आपको चुना गया और आप इस समिति के अध्यक्ष बने। समता, आज़ादी और बंधुभाव, इन तीनों की नींव पर बनाए गए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्यायपूर्ण हकों के इस राष्ट्रीय संविधान का जन्म आपके नेतृत्व में हुआ। भारतीय संविधान के शिल्पकार के तौर पर आपको उपाधि भारतीयों ने बहाल की। भारतीय संविधान आपकी कीर्ति भारतवर्ष में चिरकाल तक बनाए रखेगी, इसका हमें विश्वास है। साथ ही जब आप आज़ाद भारत के कानून मंत्री थे तब आपने हिंदू कोड बिल के रूप में भारतीय महिलाओं के हकों का जो समर्थन किया उसका कोई सानी नहीं। युगों युगों तक भारतीय स्त्री वर्ग आपकी सेवा के लिए आपके प्रति कृतज्ञ रहेगी। शिक्षा के बगैर जीवन पवित्र और तेजस्वी नहीं बनता। ये पहचान कर बहुजन समाज के जीवन में उसका प्रसार करने के लिए कई मुसीबतों का सामना करते हुए आपने मुंबई में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी नाम की संस्था की स्थापना की और उसके सहारे मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना कर बहुजन समाज के लिए उच्च शिक्षा का महाद्वार खोल दिया। बस अब आपके संपूर्ण जीवन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय ही खर्च हुआ है। बहुजनों की उन्नति के अलावा राष्ट्र उन्नत नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, बहुजनों की उन्नति के अतिरिक्त यूँ कहें कि बहुजनों की उन्नति अगर ना हो तो राष्ट्र कैसे उन्नत होगा। तब बाबा साहब की ये सोच है कि बहुजनों की उन्नति के अलावा राष्ट्र उन्नत नहीं होगा। आपकी इस सोच से कोई असहमत नहीं हो सकता। आज के अशांत युग में शांति और अहिंसा का सिद्धांत आशा की किरण दिखाकर दुनिया का मार्गदर्शन करेगी, ऐसी प्रत्येक की धारणा है। शांति और अशांति का भारत तथा भारत से बाहर प्रचार करने वाले
सम्राट अशोक के अशोक चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर स्थान प्राप्त हुआ है। उसी महान सम्राट द्वारा स्वीकार किए गए बौद्ध धर्म की आप दीक्षा ले रहे हैं। भारत की शांति और अहिंसा नीति का प्रकाश आप समूचे विश्व में प्रसारित करेंगे, इसका हमें यकीन है। परमेश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे। विनीत महापौर और सदस्य नागपुर, महापालिका नागपुर। सामान्य साथियों, इस तरह से यहाँ पर ये रहा मानपत्र जो बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ा था। 1930 में क्या घटनाक्रम हुआ, 1942 में क्या घटनाक्रम हुआ, इसके बाद 1956 तक आते आते क्या कुछ बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, समाज के लिए क्या कुछ किया, लगभग सब कुछ यहाँ बताने की कोशिश संक्षिप्त रूप में की गई। हालांकि बाबा साहब के जीवन संघर्ष को अगर विस्तार से बताने की कोशिश की जाए तो संभवतः कई दिन लगेंगे ये बाबा साहब के जीवन संघर्ष को बताने में। इसलिए ये बहुत छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी यदि हम ये कहें कि इसी मानपत्र में सारी बातें बाबा साहब की हमने आपको बता दी, तो ये उचित नहीं होगा। बाबा साहब जैसे पर्सनालिटी के लिए ये कदापि उचित नहीं होगा। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। नागपुर के बारे में 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र आज के अम्बेडकर संदेश में किया गया जो बाबा साहब से जुड़ी थी, और इसलिए नागपुर को यूं कहें कि बाबा साहब ने चुना। वो 3 घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं बाबा साहब के जीवन की नागपुर के साथ जुड़ी हुई कौन सी 3 घटनाएं हैं, उन तीनों घटनाओं को आपको बताना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश हम समाप्त करें इससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। हमारा आपसे निवेदन है कि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। दिए गए अकाउंट नंबर पर हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा इस बात का भी कि आप अपना कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करें। यदि आप नियमित कर सकें तो और अच्छा होगा। आज के अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे कि आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजकार नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाजकार नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।